Good afternoon, everyone. This side डॉक्टर भारती रडारोका सॉफ्टवेयर टीम से। आज हमारा डॉक्टर बी के सर के साथ एक लास्ट सेशन है जिसका टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बोनिंग-हसन्स एंड बोगर्स मेथड ऑफ अराइविंग एट टोटलिटी। सर हमें इसमें बोगर और बोनिंग-हसन के मेथड्स समझाएंगे जिनसे हम टोटलिटी कर सकते हैं। तो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ डॉक्टर बी के सर का। डॉक्टर बी के एक जाने माने फिजिशियन और टीचर हैं होम्योपैथी के फील्ड में। डॉक्टर साहब के पास 35 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर बी के ने अपनी एमडी रिपोर्टरी सब्जेक्ट में कंप्लीट की है इन ईयर 2006। पटना में सर को सम्मानित किया गया है इनकी होम्योपैथी में जो कंट्रीब्यूशन रही है उसके लिए। डॉक्टर सर NIH कोलकाता से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। वहाँ पे सर ने इन डिपार्टमेंट ऑफ केस टेकिंग वहाँ पे सब प्रोफेसर सेवा की है। डॉक्टर बी के सर अपना क्लिनिक भी रन करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर बी के एक क्लासिकल वे ऑफ होम्योपैथी पर प्रैक्टिस करते हैं और एक ही डॉक्टर साहब जो है फिलहाल ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं जिसमें कि जो एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं इनको ये कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आज का जो सेशन है उसमें डॉक्टर सर के साथ हमारा लास्ट सेशन ही होने जा रहा है जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ अराइविंग एट टोटलिटी थ्रू बोगर एंड द बॉडी मसल। सो डॉक्टर बी के सर आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। नाउ हैंड ओवर टू यू। Thank you, Dr. Bharti. Welcome to everybody. Dr. B.K. Bhagat, retired professor, National Institute of Homeopathy, Kolkata, Department of Case Taking and Repertory. Director and mentor, Dr. Bhagat's Online Classical Homeopathic Training. आज आप लोगों को अंतिम सेमिनार के रूप में देने जा रहे हैं। इसका टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ बोनिंग-हसन्स एंड बोगर्स मेथड ऑफ एट टोटलिटी। इस सीरीज ऑफ वेबिनार का जो उद्देश्य था कि हम एक फिजिशियन होकर के किस प्रकार से क्लासिकल वे ऑफ प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिंगल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उस राडार ओपर सॉफ्टवेयर के जैसा सॉफ्टवेयर और उसकी के साथ साथ हम रेपर्टरी के माध्यम से मैनुअली और सॉफ्टवेयर दोनों को ही हम कंसेप्ट सिंगल मेडिसिन में पहुंच सकते हैं। इसके लिए जो भी नॉलेज हमें चाहिए वह हम कोशिश की कि फर्स्ट से लास्ट तक जो आज हम बताने जा रहे हैं वह सभी टॉपिक अपने आप एक क्लासिकल वे ऑफ प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है। तो अब तक जो सेमिनार दिए चुके हैं वह सीरीज ऑफ वेबिनार के अंदर जो हो चुका है, शुरुआती जो हम किए थे बेसिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन विद टिप्स एंड पॉइंट्स, मैंने दिया कि बेसिक कंसेप्ट क्या है होम्योपैथिक सिस्टम से और उसके एडवांटेज क्या है। दूसरी जो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, डिजीज एंड क्योर अकॉर्डिंग टू मास्टर हेनिमैन विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। डिजीज की क्लासिफिकेशन के साथ साथ डिजीज और क्योर का कंसेप्ट भी देने की काम किए हैं। तीसरा कंसेप्ट ऑफ मायाजम, सोरस ट्यूबरकुलर, सिफिलिस एंड कैंसर मायाजम। पांचों मायाजम के कंसेप्ट भी देने की जो कोशिश किए हैं। ये हम होम्योपैथिक डॉक्टर को क्लासिकल वे में प्रैक्टिस करने के लिए स्पेशली क्रॉनिक डिजीज में इस मायाजम के कंसेप्ट को भी बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। इसका भी हम नॉलेज अपने शेयर किए हैं वेबिनार के माध्यम से। फोर्थ कंसेप्ट ऑफ होम्योपैथिक एंड इट्स रूब्रिक एंड साबरिक। हम ये भी कोशिश की है कि होम्योपैथिक केस टेकिंग क्या है और रेपर्टरी किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, इसकी रूब्रिक एंड साबरिक क्या है। इसके बाद हम लोग कंसेप्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी।
केस टेकिंग का कंसेप्ट क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे प्रैक्टिस में, इसके बारे में भी बताने की कोशिश किया गया है। कंसेप्ट ऑफ एक्यूट केस टेकिंग एंड केस प्रेजेंटेशन विथ रिपीटेशन थ्रू राडार ऑफ सॉफ्टवेयर, ये भी हम बताने की कोशिश की है। ये एक्यूट केस टेकिंग क्या है, किस प्रकार से हम एक्यूट केस टेकिंग को हम राडार ऑफ सॉफ्टवेयर के माध्यम से केस को प्रेजेंट करते हुए रेपुटेशन की नॉलेज भी देने की कोशिश की है। कंसेप्ट ऑफ क्रॉनिक केस एंड केस प्रेजेंटेशन विथ रेपुटेशन थ्रू राडार ऑफ सॉफ्टवेयर, क्रॉनिक केस टेकिंग का क्या कंसेप्ट है और वह कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग केस को प्रेजेंटेशन किए हैं और रेपुटेशन राडार ऑफ सॉफ्टवेयर के माध्यम से की कोशिश की है। Methods and techniques of repetition in practical view, both manually or through software. Repetition करने के लिए प्रैक्टिकली उसकी टेक्निक क्या है ना, उसकी मेथड क्या है, वो भी हम बताने की कोशिश की है कि आप कैसे किस प्रकार से रेपिटेशन करने के लिए कौन सा मेथड और टेक्निक को अपनाएंगे जिससे कि आसानी से आप रेपिटेशन मैनुअली और सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकेंगे, ये भी बताने की कोशिश की है। सीरीज ऑफ वेबिनार में लास्ट जो वेबिनार है एनालिसिस एंड रेगुलेशन ऑफ सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू मास्टर हैनीमैन, और ये भी कोशिश की ये मास्टर हैनीमैन की जो सिम्टम्स लेने की जो जो हम लोग टेस्टिंग में कोशिश करते हैं, उस सिम्टम किस प्रकार से एनालिसिस एंड एवल्यूशन किया जा सकता है और उसके बारे में भी बताने की कोशिश की। और अंतिम आज जो आ रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं जी हमारे जो बोलिंग साहब है, जो बोलर साहब है, उन्होंने हमें प्रैक्टिस में किस प्रकार से टोटलिटी बनाने की उन्होंने बताया है, उस पर चल करके हम लोग कैसे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को बनाएंगे और बना करके उसके माध्यम से हम एडवर्टाइजन करके सिंगल मेडिसिन, तो ये आज का अंतिम कंसेप्ट देने की कोशिश करें। अब आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं बोलिंग हसन साहब की मेथड हम समझेंगे ये किस प्रकार से बोलिंग हसन साहब अपने प्रैक्टिस के अनुसार अनुभव के माध्यम से टोटलिटी बनाने की कोशिश की। हम लोग जानते हैं कि कोई भी सिम्टम्स को हम लेते हैं टेस्टिंग के दौरान, वह सभी सिम्टम्स इम्पोर्टेंस नहीं होता है। सिम्टम्स बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ उससे कम है, कुछ और भी कम है, ये हम लोग जानते। और हमारा उद्देश्य है प्रैक्टिस का कि हम किस प्रकार से पेशेंट की सिंगल मेडिसिन में पहुंचाने का काम करेंगे, सिमिलिमा मेडिसिन में पहुंचाने का काम। हमें पता है जिस जब तक हम किसी भी केस को मेडिसिन में पहुंचाने का काम नहीं करेंगे तो उसकी रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, वह रेमेडियल रिजल्ट देने का काम नहीं करेगा। तो रेमेडियल रिजल्ट जब हमको लेना है तो हर हालत में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाना जरूरी है। जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है वह ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमें हर एक केस में बनाने का, चाहे एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक। लेकिन बोलिंग हसन साहब ने जो कोशिश किए हैं ये किस प्रकार से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, जिसके माध्यम से हम आसानी से सिमिलिमा मेडिसिन में पहुंच सकते हैं। तो उनका कहना है कि कोई भी पेशेंट आपकी क्लिनिक में आया है तो हर एक पेशेंट अपने आप में एक इंडिविजुअल है, व्यक्ति विशेष है। हर व्यक्ति विशेष की अपनी एक पर्सनैलिटी व्यक्तित्व होता है, जिस व्यक्ति विशेष के रूप में उनको हम लोग समझेंगे। तो हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं हर एज ए मैन हम इसको एनालिसिस करते हैं व्यक्ति विशेष के रूप में। तो एज ए मैन किस प्रकार का है ना, उस पर हम
ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी, जो जो व्यक्ति विशेष जो प्रॉब्लम लेकर के आया है, वो प्रॉब्लम हुआ है डिजीज, जो कंप्लेंट है उसकी डिजीज है, और जो डिजीज है उस डिजीज की नेचर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसकी नेचर और उसकी पिक्युलियरिटी क्या है उसको बारे में समझना। जो अनकॉमन है, जो हर व्यक्ति विशेष के ऊपर हम अलग अलग रूप से इसकी पिक्युलियरिटी, इसके नेचर को देखते हैं। संसार में हम लोग सब जानते हैं कि संसार में विशेष कभी भी एक नहीं हो सकता। इवन की देखा गया है जो ट्विन बेबी जो है वो भी अपने आप में कंस्टिट्यूशनली कहीं न कहीं एक दूसरे से अलग है, चाहे वो मानसिक रूप से अलग है, चाहे वो फिजिकल रूप से अलग है, तो कहीं न कहीं है। तो हर व्यक्ति इलाज के भी डिजीज का नेचर भी जो है हर व्यक्ति विशेष के अलग, इसलिए डिजीज किस नेचर का है ना, उसकी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस प्रकृति का है, उस डिजीज के अंदर कौन सा ऐसा अनकॉमन पिक्युलियर चीज उसके अंदर पड़ा हुआ है जिसको हमको देखना जरूरी है। जब तक इस डिजीज का नेचर और पिक्युलियरिटी को हम सही रूप से नहीं करेंगे तो उस व्यक्ति विशेष का अलग रूप से पहचान नहीं होगा, और व्यक्ति विशेष की यदि अलग पहचान नहीं होता है तो हम उसकी सही रूप से जो है उस व्यक्ति विशेष का सिविल मेडिसिन नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए कोई भी पेशेंट जब क्लिनिक में आता है तो हम लोग सबसे पहले उस व्यक्ति विशेष की डिजीज की नेचर को समझने की कोशिश करेंगे, उस व्यक्ति विशेष को समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस प्रकार का है, वो एग्रेसिव है कि डल है कि वो बहुत ऑब्स्टिनेट है ना, किस प्रकार का है। उस व्यक्ति विशेष को इंडिविजुअल हिसाब से उसको उसकी नेचर को समझने की जरूरत है, और उसके साथ साथ जो है सीट ऑफ द डिजीज, जहां भी प्रॉब्लम होता है पेशेंट का, जिस पार्ट पर उसको स्टार्ट हुआ है वो पार्ट एक खास स्थान में जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग कहते हैं लोकेशन। सीट की डिजीज का जो ये प्रॉब्लम है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, किस लोकेशन पर पड़ा हुआ है, वो लोकेशन भी द्वारा ये बताया गया है कि आप लोकेशन को भी देखिए, समझिए कि किस जगह पर ये प्रॉब्लम है ना। और नेक्स्ट जो वो है वो एक्कम्पेनिंग सिम्टम्स, जिसको हम लोग कंकोमिटेंट सिम्टम्स कहते हैं। ये जो कंप्लेंट्स लेकर के, जो बीमारी लेकर, डिजीज लेकर के पेशेंट आया है, उस पेशेंट की उस बीमारी के साथ साथ और भी कोई साथ में कोई कंप्लेंट चल रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि वो ले तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को सर में दर्द है, और सर दर्द तो मेन प्रॉब्लम है उसको, वो डिजीज का, और वह डिजीज के साथ साथ किसी को देखेंगे हम लोग सर दर्द में उल्टी होता है, उल्टी का मन करता है, हाँ, तो ये जो उल्टी का मन कर रहा है या उल्टी हो रहा है ना, तो ये जो कैरेक्टर, ये कैरेक्टर को हम लोग कंपेयरिंग सिम्टम्स या कंकोमिटेंट सिम्टम्स कहते हैं। तो बोलिंग साहब के हिसाब से ये कंकोमिटेंट सिम्टम्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी केस का टोटलिटी बनाने जा रहे हैं। इसके बाद जब भी कोई पेशेंट बीमार होता है तो कोई ना कोई कारण जरूर होता है, इसलिए 5th नंबर में उन्होंने कहा है कि कॉज ऑफ द डिजीज, बीमारी का क्या है, कोई कारण है तो वो निश्चित रूप से हम लोग जानने की कोशिश करें। हम लोग जानते हैं कि बिना कॉजेशन का, बिना कारण का, बिना एलिमेंट्स का कोई भी बीमारी उत्पन्न नहीं होता है। और यदि हम बीमारी के कारण हम लोग जाने, निश्चित रूप से तो बीमारी को पहचानने में, डिजीज को पहचानने में, उसके नेचर को पहचानने में, है ना, तो वो बहुत आसान हो जाता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कॉजेशन डिजीज का बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बीमारी उस कॉजेशन के माध्यम से उत्पन्न हुआ है, तो उसकी जो सभी कैरेक्टर उससे रिलेटेड जो कुछ उसी से रिलेट करेगा, उसके बारे में हम अच्छे से समझ पाएंगे, बीमारी को डिफाइन कर पाएंगे,
और इसको हम लोग उसके हिसाब से हम उसको एडवाइस भी कर पाएंगे। इसलिए डिजीज की कॉजेशन जानना जरूरी है। मेरे प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है कि कोई भी बीमारी का यदि हम कॉजेशन कम से कम जान जाते हैं और उसकी डिजीज का स्पेकुलेटली है ना, ये कम से कम इतना भी जान जाते हैं। और नेक्स्ट जो बताया गया है 6 नंबर में मॉडिफाइंग फैक्टर्स, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडिफाइंग, वो बीमारी उत्पन्न हुआ है जिस कारण से उत्पन्न हुआ है, हर एक बीमारी का बढ़ने घटने का एक निश्चित अवसर होता है। जो बीमारी बढ़ता है भी है उस कंडीशन में, और कोई बीमारी कुछ ऐसी कंडीशन भी लागू होता है इसमें जिससे उसको रिलीफ मिल जाता है। जैसे हम यदि सर दर्द की बात कर रहे हैं तो सर दर्द में किसी किसी को आवाज से उसको बढ़ता है, किसी को मुंह से आता है, किसी को दाबने से प्रेशर देने से बढ़ जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ जो है एग्रावेशन वह हर पेशेंट का, हर व्यक्ति विशेष का अलग अलग होता है। पॉजिशन एक हो सकता है लेकिन जो मॉडिफाइंग फैक्टर होगा तो वह सबका अलग अलग होता है। बीमारी का जो है वह हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग होता है। एक ही बीमारी एक ही पोजीशन में 2 3 4 पेशेंट यदि सफर कर रहा है तो सभी पेशेंट के अंदर हम एक जैसा मॉडिफाइंग फैक्टर नहीं देखेंगे। बढ़ने का जो कारण ये बनेगा, अवस्था बनेगा, वो अलग अलग होगा। जो आराम पर लेने का, एम्बुलेशन का, घटने का जो अवस्था बनेगा वो भी अलग अलग बनेगा। इसलिए व्यक्ति विशेष की एज ए होल यदि हम बीमारी का इलाज करने चले तो बीमारी के ये फैक्टर बने रखता है जो मॉडलिटी के रूप में हम लोग जानते हैं। और हम लोग जो भी मेडिसिन स्टडी करते हैं मैथमेटिका के अंदर, मैथमेटिका में सभी मेडिसिन में हम लोग ये चीज जरूर देखते हैं, उसके कारण को भी हम लोग देखते हैं। हर मेडिसिन में हम लोग डिजीज का नेचर, उसकी पेक्युलरिटी, उसकी कैरेक्टर, उसके हर तरह का हम लोग देखते हैं जो उसके अंदर प्रूविंग के टाइम में आया हुआ है। और वो चूंकि हर मेडिसिन अपने आप में एक व्यक्ति विशेष है और पेशेंट है, इसलिए हर पेशेंट को सही रूप से मिनिमम मेडिसिन में पहुंचाने के लिए ये मॉडिफाइंग फैक्टर भी हमको जानना जरूरी है। नेक्स्ट जो है मुनिगसन साहब के हिसाब से वो टाइम, समय। हाँ, हम लोग स्टडी कर हर मेडिसिन में तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे मेडिसिन है जो समय भी बहुत ही मायने रखता है। जैसे हम कहते हैं कि आर्सेनिकम एल्बम की जो समय है वो दिन के 12 बजे से 1 बजे है, 1 से 2 बजे ये प्रॉब्लम उसको बढ़ता है। रात में भी जा करके मिडनाइट आफ्टर 1 बजे 2 बजे उसको बढ़ता है। तो ये जो समय है, ये समय भी किसी भी मेडिसिन के अंदर जो है, जैसे लाइकोपोडियम है 48 PM मेडिसिन है, ये समय है। और ये हर एक मेडिसिन में नहीं है। जो भी मेडिसिन में समय है, मुनिगसन साहब की स्पष्ट रूप से कहना है यदि आप टोटलिटी बनाने चल रहे हैं तो ये सब पर भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, है ना। ये कॉजेशन के ऊपर, मोबिलिटी के ऊपर, कंकमिटेंट सिम्टम के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, डिजीज नेचर के ऊपर, उसकी मेंटल जो है पर्सनैलिटी किस प्रकार का मेंटली, तो वो सब कुछ हम लोग को जानने की जरूरत है। और साथ साथ वो समय का भी, यदि ये सभी यदि हम लोग देख करके टेस्टिंग के समय यदि हम लोग अलग कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और इस एज ए होल ये सातों जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर टोटलिटी बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है और प्रैक्टिकली देखा गया है ये बहुत है। इसके माध्यम से सही माने में खास करके मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है जो एक्यूट डिजीज में तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। इसकी यदि हम लोग देखें तो निश्चित रूप से हम टोटलिटी बनाने में सक्षम होंगे, और टोटलिटी बनाने में सक्षम हो रहे हैं। हम निश्चित रूप से आफ्टर रिपोर्टाइजेशन
हम इसे सिंगल मेडिसिन में सिमिलर मेडिसिन में पहुंचाने का काम आसानी से कर सकते। इसलिए बोर्डिंग हाउस साहब का ये जो 7 पॉइंट है अच्छे से हम लोग ध्यान में रखेंगे और निश्चित रूप से यदि हम लोग कर सकते हैं तो अपने प्रैक्टिस निश्चित रूप से सफल हम लोग होंगे। उनके द्वारा ही ग्रांड जनरेशन के भी चर्चा हुआ है। द प्रिंसिपल दैट इंडिविजुअल even if localized to a specific part of the body can be generalized and applied to the whole person। उनके हिसाब से यदि कोई भी जब इलाज करने जा रहे थे इंडिविजुअल सिम्टम्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और आप उनके हिसाब से जो एज ए होल पर्सन का हम इलाज करते हैं। हम लोग कोई पर्टिकुलर चीज का इलाज नहीं करते। दिस मीन्स दैट इफ ए मॉडलिटी यहाँ पर कहा गया है इफ ए मॉडलिटी sensation of pain or change in body temperature is observed in one area, it can be considered indicative of a broader disturbance affecting the entire people। कहने का मतलब है कि ये जो हमारे एज ए होल जो इंडिविजुअल जो सिम्टम्स होते आया है ना, तो उसके अंदर यदि हम लोग मॉडलिटी को भी हम लोग देख लें, उसकी पेन की सेंसेशन को हम लोग समझ जाए, उसकी टेम्परेचर, उसकी हर एक चीज जो हम लोग समझते हैं, इसके माध्यम से हम लोग एज ए होल उस व्यक्ति विशेष को पहचान पाएंगे। तो मतलब यदि हम लोग एज ए होल यदि हम लोग रियलाइज कर समझ जाए जनरलाइजेशन इस प्रकार से होता है तो वह निश्चित रूप से हम एज ए मैन एज ए जनरल व्यक्ति विशेष के रूप में इंडिविजुअल के रूप में हम लोग आराम से इसके माध्यम से हम लोग प्रोटेक्टिव बना सकते हैं। यदि इसको और डिटेल हम लोग समझें एलाबोरेशन करें तो बोर्डिंग हाउस प्रोमिनेंट फिगर इन होम्योपैथी is credited with developing this concept। He believed that disease is an expression of the whole person, not just the affected part। उनका स्पष्ट रूप से विश्वास था कि डिजीज कोई भी व्यक्ति विशेष को होता है तो वह एज ए होल पर्सन के रूप में बॉडी वह होता है, नॉट जस्ट द अफेक्टेड पार्ट। कोई अफेक्टेड पार्ट है और हम यदि कहें कि लीवर में दर्द हो रहा, लीवर ही बीमार है और कोई बीमार नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। लीवर बीमार है तो एज ए होल व्यक्ति भी बीमार। इसलिए यदि हम लोग कोई खास पार्ट भी यदि अफेक्टेड है तो उसके मतलब एज ए होल वो व्यक्ति विशेष बीमार है। तो देयरफॉर इसी को हम लोग ग्रांड जनरलाइजेशन कहते हैं। The principle allows practitioners to consider a patient's overall experience by applying local symptoms to the broader context of their life। इसलिए लोकल जो सिम्टम्स है उसके माध्यम से भी हम लोग पेशेंट की ओवरऑल उसकी एज ए होल जनरलाइजेशन के रूप में हम लोग उसको देख सकते हैं। की एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रांड जनरेशन। अब इसमें ग्रांड जनरेशन की जो बात कर रहे हैं जिसके माध्यम से होल व्यक्ति विशेष को हम लोग जान सकें तो 3 इनके लोकेशन, द स्पेसिफिक एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ सिम्टम्स सच एज हेडेक। एग्जांपल अभी हम थोड़ा देर पहले दिए थे, जो हेडेक है तो लोकल पार्ट है, लेकिन वह लोकल पार्ट है जरूर, लेकिन वहां से जो व्यक्ति विशेष एज ए होल उसकी फीलिंग्स उसको होता है। इसलिए जो लोकेशन हेडेक भी है तो ऊपर भी वो लोकेशन वह ब्रॉड सेंस में इसको समझते हैं, ब्रॉड सेंस में हमको समझना चाहिए। लोकेशन हेडेक यदि कोई प्रॉब्लम लेके आया है तो वो व्यक्ति विशेष आया है, वो उसकी शुद्ध सर नहीं है, सर के साथ वो व्यक्ति विशेष के भी प्रॉब्लम साथ में चल रहा है। इसलिए एक लोकल पार्ट के माध्यम से हम सेंस को भी हम लोग ले सकते हैं, जिसको उन्होंने ग्रांड जनरेशन में इसलिए 3 पॉइंट में एक पॉइंट लोकेशन को उन्होंने रखा है। दूसरा पॉइंट उनके हिसाब से है सेंसेशन, द सब्जेक्टिव फीलिंग और एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद द सिम्पटम लाइक ए बर्निंग सेंसेशन इन द हेडेक इज। जैसे मान लीजिए कुछ सर्दर्द है और बर्निंग सेंसेशन होता है, ये जो फीलिंग है वह जो व्यक्ति विशेष बीमार है, जो पेशेंट है, जो मैन है, वह दैट इज द सब्जेक्टिव।
और वह सब्जेक्टिव जो फीलिंग है वह एज ए होल वह सिम्टम्स के रूप में वह अनुभव कर रहा है। इसलिए इस बर्निंग सेंसेशन जो है वो उसकी खास अनुभूति है, खास सेंसेशन है, जो खास व्यक्ति विशेष को उस सिम्टम्स के माध्यम से सब जो पेशेंट है, जो सब्जेक्टिव जो है पेशेंट, वो उस बात को फील कर रहा है। इसलिए लोकल पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होता है जरूर, लेकिन उसकी सेंसेशन फीलिंग जो होता है वह एज ए होल होता है। और तीसरी बात उनको कहना है कि द कंडीशंस दैट एग्रावेट्स और इम्प्रूव द सिम्पटम्स सच एज हीट वर्सनिंग द हेडेक और आल्सो जनरल यदि हम लोग सिम्टम्स यदि एग्रावेट करता है ना, कोई भी कंडीशन कोई भी प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पर लिया है तो हेडेक प्रॉब्लम यदि एग्रावेट करता है तो जिस कंडीशन में वो एग्रावेट कर रहा है ना, वह पेशेंट को वह सिर्फ मोडिलिटी के आधार पर हम उस व्यक्ति विशेष की हेडेक के माध्यम से वह हम लोग एज ए होल उसकी फीलिंग्स को वह हम लोग समझ पाते हैं। इसलिए यदि प्रॉब्लम उसकी किसी भी कंडीशन में बढ़ रहा है तो मतलब है जो वह पेशेंट की एज ए होल जनरल तकलीफ है, न कि वह खास हेड में प्रॉब्लम है। इसलिए एज ए होल उन्होंने ग्रांड जनरलाइजेशन की बात की है, जो विशेष रूप से हम लोग जब भी पेशेंट देखें क्लिनिक में तो कम से कम मिनिमम ग्रांड जनरलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए लोकेशन, सेंसेशन और मॉडर्निटी इतना को हम लोग जरूर हम लोग देखें और उसके माध्यम से एज ए होल जनरल सिम्टम्स को हम लोग पहचान पाएंगे। और ऐसा यदि जनरल सिम्टम्स हम लोग पहचान लेते तो निश्चित रूप से एक लोकेशन के माध्यम से सेंसेशन मॉडलिटी के माध्यम से एज ए होल पेशेंट को हम लोग अनुभव करेंगे कि पेशेंट के अंदर क्या तकलीफ है। तो व्यक्ति विशेष के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर जो उन्होंने 7 पॉइंट के अंदर जो शुरू में बताए हैं इंडिविजुअल है ना, तो ये इंडिविजुअल को यदि हम लोग चाहते हैं तो ये ग्रांड जनरेशन के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। और हर डिजीज में, हर बीमारी के अंदर देखा ये जो 7 पॉइंट जो बताया गया था वो 7 पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो यदि हम कोई भी केस को टोटलिटी बनाना चाहते हैं। टोटलिटी बनाने के मेरा उद्देश्य हम लोगों का क्या है, सिर्फ सिंपल उद्देश्य है कि हम किस प्रकार से इसके माध्यम से उस व्यक्ति विशेष जो बीमारी लेकर के, डिजीज लेकर के आया है, उसकी सिम्टम्स को देख करके हम सिंगल मेडिसिन में पहुंच सकें। हमारा सिंगल मेडिसिन में पहुंचना मतलब सिंगल मेडिसिन में पहुंचना, और सिंगल में पहुंचने के लिए जो क्राइटेरिया है ना, वह है ये हम कोशिश करेंगे एज ए नॉलेज ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी का, और या हम लोग जो सिम्टम्स है उसको हम लोग रूब्रिक में बदल करके यदि रिपीटेशन करें तो पर भी हम लोग निश्चित रूप से सिंगल मेडिसिन में, सिंगल में लोग पहुंच पाएंगे। तो एज ए होल बोले इसका जो टोटलिटी अराइव करने के लिए, पहुंचने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वह हम पूरा समाज, हमारा पूरा होम्योपैथ फिजिशियन, डॉक्टर्स इंक्लूडिंग मी, हम इस चीज को निश्चित रूप से फॉलो करते हैं हम लोग, जिससे कि हम सिंगल मेडिसिन में पहुंच सकें। तो मेरे हिसाब से आप सब भी डॉक्टर को है ना, स्कूलर्स को यह ध्यान देने की जरूरत है कि हम सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइबर बनना चाहते हैं, सिंगल मेडिसिन में पहुंचाना चाहते हैं, खास करके सेंसेशन और ये जो मॉडलिटी, कंफर्मेटिव टाइम ये जो दिया गया है वह निश्चित रूप से हमें सिंगल मेडिसिन में पहुंचाने का काम करता है। इसलिए इस मेथड को अपनाना हमें निश्चित रूप से चाहिए। बात
तो अभी हम लोग समझेंगे वह है बोगरशार्प की मेथड। इसमें बोगरशार्प भी अपने हिसाब से अपने अनुभव से जिस चीज को उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया, उनका जो कहना है ये और एक है जिस वे के माध्यम से बोगर साहब ने अपने अनुभव को, एक्सपीरियंस को हमें हमारे साथ रखे हैं, जिनका भी मेथड को हम लोग फर्टिलिटी के रूप में यूज करते हैं प्रैक्टिस में। और आज के डेट में, आज के समय में ये निश्चित रूप से ये अनुभव हो रहा है हम लोगों को। ये जो इनकी जो राइजिंग फर्टिलिटी का जो एक्सपीरियंस जो रखे हैं उनके सामने, ये भी कम नहीं है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जानते हैं कि जब भी कोई केस हम लिखते हैं तो जोड़ लीजिए जो हर केस में हर चीज आपको मिल जाएगा, है ना। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट केस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमको पोजीशन, सेंसेशन सब कुछ अलग अलग सबके लिए मिलता है। इसमें कुछ मिलता है, किसी में नहीं मिलता है। तो जो भी हमको प्राप्त होते हैं, है ना, उसके माध्यम से है हम यदि बोगर साहब की जो अभी 5 पॉइंट उनके द्वारा अभी हम लोग समझेंगे, ये 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 भी मिलता है तो पर भी हम लोग टोटलिटी बना करके आगे मेडिसिन में पहुंचने का काम करेंगे। जो बोनिंग हसन साहब ने कहा है 7 पर भी हम लोग आगे बढ़ करके टोटलिटी बना सकते हैं, और उसके माध्यम से भी ये प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ हम लोग को प्रॉपर केस टेकिंग आना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, हम सभी डॉक्टर के लिए, ड्यू कवर्स हैं, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट होता है केस टेकिंग। और केस टेकिंग यदि प्रॉपर वे में हम कर पाते हैं तभी हम समझ पाएंगे ये जो कुछ भी बोलिंगेशन से आपने बताया है, इसके पहले जो सिम्टम्स के रूप में जो एनालिसिस एवोल्यूशंस हम लोग स्टडी किए हैं, मास्टर एमएल साहब का, फ्रेंड साहब का, वो भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, तो देख चुके हैं। ये केस टेकिंग यदि हमारा सही होता है तो हम लोग हेमन साहब की एनालिसिस एंड एवोल्यूशन सिम्टम, केन साहब के एनालिसिस सिम्टम्स को हम आसानी से समझ करके हम लोग उसकी रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए हम टोटलिटी बना सकते हैं, और उसके माध्यम से हम लोग रिपीटेशन करके सिंगल मेडिसिन में पहुंच सकते हैं। ठीक उसी ढंग से भगत साहब को भी अभी आप समझेंगे ये इनका क्या काम है। तो भगत साहब ने देखा जी सबसे अधिक उनके हिसाब से पहला हुआ है कॉजेशन, कारण, है ना। उनका कहना है कि बीमारी जब भी होता है वो कारण बहुत है, बिना कारण का बीमारी नहीं है, बिना पॉजिशन का बीमारी है। इसलिए उन्होंने सबसे प्रायोरिटी दिया पॉजिशन। और जब पॉजिशन का रात जब बीमारी उत्पन्न हो जाता है, डिजीज स्टार्ट हो जाता है, कंप्लेंट स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसके अंदर मॉर्टेलिटी निश्चित रूप से होगा। बीमारी का बढ़ना, बीमारी का घटना, है ना, बढ़ जाना, घटना, रिलीफ लेना, कोई ना कोई सिचुएशन है जहाँ पर बढ़ना घटना स्टार्ट होता है। तो उनकी कहना है कि पोजीशन के बाद हम लोग मॉर्टेलिटी को भी बहुत अच्छे से ध्यान दें और मॉर्टेलिटी को लोग देखें, और उसके बाद वह सेंसेशन, सेंसेशन एज ए होल, सेंसेशन एज ए होल। हाँ, हम पर्टिकुलर में जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो पर्टिकुलर जो भी अनुभव होता है ना, वो फिजिकल से हो चाहे मेंटल से हो, दोनों ही कोई भी सेंसेशन एज ए होल व्यक्ति विशेष का होता है। इसलिए कोई भी सेंसेशन किसी बीमारी का, किसी कंप्लेंट्स का उत्पन्न हो रहा है तो जो बर्निंग सेंसेशन सेंसेशन है कि किस पेन की किस कैरेक्टर की सेंसेशन है, कि एज ए होल हीट सेंसेशन होता है, एज ए होल की कोल्ड सेंसेशन होता है होता है। जो भी सेंसेशन हमारे पेशेंट के अंदर हो रहा है कॉजेशन के माध्यम से, जो बीमारी डिजीज उत्पन्न हुआ है, उस सेंसेशन को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पेशेंट जो एज ए होल पेशेंट जो है व्यक्ति विशेष है, और वो व्यक्ति विशेष अपने अनुभव को जब सब में जब
बताने की कोशिश करता है, फीलिंग को बताता है, वो फीलिंग मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। खुद जो पेशेंट अपने बीमारी से सफर कर रहा है, इसलिए उनकी जो सेंसेशन होता है वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए बोगर साहब ने कहा के बाद मोबिलिटी को भी ध्यान देना है और उसके बाद सेंसेशन को भी। एक नई चीज और उन्होंने डाला वो है पैथोलॉजी, है ना। आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कितने पैथोलॉजिकल केस हो रहे हैं, है ना। जो पैथोलॉजी है ना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लीवर है और लीवर स्प्लीन एनलार्ज हो चुका है, मान लीजिए हार्ट है तो हार्ट हाइपरट्रोफी ऑफ द हार्ट हो चुके हैं, तो कोई भी कंप्लेंट है ना कि वो पैथोलॉजिकल है, यदि वो चेंजेस उसके अंदर आ चुका है, स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस आ चुका है, और वो जब भी चेंज होता है तो उस चेंज के बाद भी उसके अंदर खास जो है ना तकलीफ, सेंसेशन उसके अंदर शुरू होता है, उसकी मोबिलिटी शुरू होता है, उसको भी पकड़ के आगे निकलना बहुत जरूरी है। कि जो चेंजेस उसके अंदर आया, जो पैथोलॉजी उसके अंदर आया है, वो व्यक्ति विशेष के अंदर आया है, उसी व्यक्ति विशेष की बीमारी के अंदर आया है। इसलिए वो चेंज, वो पैथोलॉजी में समझना भी जरूरी है। कैरेक्टर है उसके अंदर जो सेंसेशन उत्पन्न हुआ है ना, उसके अंदर जो चेंज आने के बाद जो मॉडलिटी उसके अंदर डेवलप किया है, वो समझना जरूरी है। तो आज के डेट में बाबा साहब के जो फैकल्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है पैथोलॉजी और नेक्स्ट है ना। तब उन्होंने प्रायोरिटी फिफ्थ नंबर में दे रहे हैं जे लोकेशन, है किस जगह किस पार्ट में कहाँ पर, है ना, किस, है ना, एनाटॉमिकल लोकेशन पार्ट है, हाँ वो भी हमको देखना है। तो एज ए होल उनके हिसाब से कोई भी क्वालिटी बनाने के लिए हमें कॉजेशन, मॉडलिटी, सेंसेशन, पैथोलॉजी और लोकेशन, ये पांचों जो पॉइंट है, इस पॉइंट को उनको ध्यान देना है। और ये उनके हिसाब से ये कम से कम यदि ये 5 पॉइंट यदि हम लोग सही माने, ढूंढ पाए, निकाल पाए, देख पाए, और उसके हिसाब से यदि हम लोग ट्राइसन करते हैं उस प्रोपेबिलिटी के माध्यम से, सिम्टम्स को कंसिडर करते हुए, प्रोपेबिलिटी बनाते हुए और करते हैं, हम निश्चित रूप से सिंगल मेडिसिन में मिनिमम मेडिसिन में पहुंच पाएंगे। हम सभी डॉक्टर को ये सब नॉलेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चाहे सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स है, और वह सिम्टम्स को हम इस पर कितना प्रायोरिटी देंगे, किस चीज को प्रायोरिटी देंगे, ये नॉलेज हमें, ये नॉलेज होगा तो हम ज्यादा भटकाव हमारे अंदर नहीं होगा, और हम बंद करके और इसके माध्यम से हम व्यक्ति विशेष तक पहुंच सकते हैं, इंडिविजुअल तक पहुंच सकते हैं, है ना। हम हमारा पैथी का जो सिद्धांत है वह है लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम, इंडिविजुअलाइजेशन। इसलिए इंडिविजुअलाइजेशन, जब इंडिविजुअलाइज कर पाए, व्यक्ति विशेष को अलग कर पाए, तभी हम मिनिमम मेडिसिन, सिंप्लेक्स सिंगल मेडिसिन और मिनिमम डोज दे करके यदि हम सबको अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से हमें रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, हम रिजल्ट लेने में सक्षम होंगे। तो इसलिए जो एज ए होल जो सीरीज ऑफ वेबिनार का जो अंतिम जो जो आज वेबिनार हो रहा है, बता रहे है ना, ये भी जानना जरूरी है। जो 9 जो आपको सब दिया गया था, ये टॉपिक और 9 टॉपिक के साथ साथ मेरे समझ से ये टॉपिक भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, जिसके लेकर के हम आप लोगों के बीच शेयर करने की कोशिश किए हैं। बाकी डॉक्टर्स बी के साथ थैंक यू सो मच। आपकी जो ये सीरीज रडार ओपस के साथ रही वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें हमने आपसे सीखी हैं, काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें अपनी शेयर की हैं आपने हमारे साथ। सो थैंक यू सो मच सर फॉर अटेंडिंग दिस सीरीज विद अस। सो थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर बी के।
Thank you so much. It Okay. was so knowledgeable. Okay. Okay, sir. Thank